हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स विद राहुल गिरी। आपने लास्ट लेक्चर्स में अबाउट वेक्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन द कंपोनेंट्स पढ़ा हुआ है। 2D में रिप्रेजेंटेशन तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया था। 3D में रिप्रेजेंटेशन में आपको बता रहा था। आइए देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर इन इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन of a vector in its rectangular components in space। स्पेस का मतलब हो गया इन 3D। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए भैया, जैसे कि माना कि कोई ये वेक्टर है ए, इधर है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसका कंपोनेंट हमें चाहिए अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस। स्टूडेंट्स समझने की बात है, यहाँ पर जो जेड दिखाया गया ना, बेशक ये इस प्लेन में दिखाई दे रहा है, बट ये इस प्लेन में है नहीं, ये बिल्कुल ऐसे है। अब हमको एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये वेक्टर ए जो है क्या एक्स वाई प्लेन में है? नहीं भैया, सीधे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो नहीं बनेगा। उसके लिए हमें एज्यूम करना पड़ेगा ये वाला, देखो जो वेक्टर ए है ऐसा है, ऐसा ये है वेक्टर है, ऐसा नहीं है, इन द प्लेन ऑफ एक्स वाई नहीं है, उससे थोड़ा बाहर है। कैसे सर? थोड़ा क्रिटिकल हो गया। अब बताओ एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करोगे? बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एक काम आसान है। क्या? एक्स जेड एक्सिस पे मैं एक्सिस पर नहीं, प्लेन पर ये जो प्लेन है परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहता हूँ। स्टॉप से आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से सीधे नीचे परपेंडिकुलर ऑन एक्स जेड प्लेन। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन एक्स जेड प्लेन। ये देखिए मैंने ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन एक्स जेड प्लेन। ओके, दिस इज द फोट ऑफ परपेंडिकुलर, ऐसा समझ रहे? दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन एक्स जेड प्लेन फ्रॉम द टॉप ऑफ वेक्टर ओपी। ओके, नाउ ये जो फुट है ना एक्स जेड प्लेन में है। किस प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में है। जैसे एक्स वाई प्लेन में अगर होता ये पॉइंट पी, तो वाई के पहले लाइन ड्रॉ कर देते और वो एक्स पर परपेंडिकुलर बन जाता। वैसे ही ये जो नया वाला पॉइंट आया है क्यू, मान लीजिए ये एक्स जेड प्लेन में है, तो जेड एक्सिस के पहला लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए भैया, जेड एक्सिस के पहला लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, ये ठीक रहा जेड एक्सिस के। तो दिस इज द परपेंडिकुलर दिस लाइन इज द परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के पहला लाइन ड्रॉ कर दीजिए। दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस। दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू द जेड एक्सिस। आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये ओ पी क्यू, मतलब ये क्यू आर एस, इनकी नेमिंग कर देते हैं, है ना। ओ एस क्यू आर, ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल। कहेंगे सर पैरेललोग्राम दिख रहा है, क्योंकि भैया 3D को 2D में बनाया गया इसलिए पैरेललोग्राम दिख रहा है। ये क्या है? रेक्टेंगल है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एंगल क्या है? 90 है, यहाँ पे क्या एंगल है? 90 है। हाँ सब।
ओ से क्यू को मिला दीजिए, ओ से क्यू को मिला दीजिए। कहेंगे सर ये क्या बन गया, ओ से क्यू को मिलाया है, ध्यान दो भैया, ओ से क्यू को मिलाया, मिलाना के तो आप पी से आर को भी मिला सकते हैं ऐसे, पी से आर को मिला दिया। कहें सर ये क्या है, दिस पी आर इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द एक्स एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट पी। हमने पी से आर को मिला दिया ना, ये परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था ना ये ऐसे है, ऐसे है ये ना, तो इससे एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर जो कि सीधा होगा, लेकिन सीधा दिखेगा नहीं, जब हम देखेंगे ना 3D में तो ऐसा तिरछा दिखाई दे रहा है हमको। तो पी आर इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम टॉप ऑफ द वेक्टर ए टू द एक्स एक्सिस, मीन्स लेंथ ऑफ ओ आर इट कंसिडर टू बी एक्स। परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कंपोनेंट मिलता है, क्योंकि सर यकीन नहीं हो रहा है, कहते हैं बताते हैं, ओ आर को हम एक्स मान लेते हैं क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है भैया, तो उसको हमने ए एक्स मान लिया, और जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है ओ एस, क्या ओ एस, उसको हम ए जेड मान लेते हैं ना। तो इन पैरेललोग्राम, यहां पे देखिए, इन पैरेललोग्राम क्या नेमिंग, ओ एस क्यू आर क्या बनेगा, ओ आर सॉरी ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर प्लस ओ एस अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल। क्या अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल, क्या ओ क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ओ आर प्लस ओ एस। जो रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम भी तो है, टू साइड्स टू वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो कॉमन पॉइंट से जाने वाला डायगोनल उनके रिजल्टेंट को बताएगा, मीन्स ओ क्यू इज द रिजल्टेंट, क्या ओ क्यू इज द रिजल्टेंट ऑफ ओ आर एंड ओ एस, वो यहां पे लिखा गया। हाँ, चूंकि ओ आर जो है along एक्स एक्सिस है, ओ आर इज along एक्स एक्सिस, देयरफॉर इट इज रिटन एज ax I cap, OR can be written as ax I cap, and OS is along z axis, therefore it can be written as az k cap, az k cap, because k cap is the unit vector along z axis. I have told you x axis के along unit vector I cap, y axis के along unit vector j cap, and z axis के along unit vector k cap होता है। तो वही बात है, यहां पे ओ क्यू की बात हो गई। जरा विचार कीजिए ट्रायंगल ओ क्यू पी पर, ओ क्यू पी पर, ये देखिए राइट ए ट्रायंगल बन रहा है ना, इन ट्रायंगल ओ क्यू पी क्या बोल सकते हैं, टू सक्सेसिव साइड्स आर रिप्रेजेंटिंग टू वेक्टर्स, द थर्ड साइड विल बी रिजल्टेंट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, मींस वेक्टर ओपी, ध्यान दीजिए, वेक्टर ओपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू प्लस क्यू पी, ओ क्यू प्लस क्यू पी, ओ क्यू प्लस क्यू पी इज इक्वल टू ओ पी, है ना। लेकिन अब क्यू पी को हमने नहीं जाना कि क्यू पी क्या चीज है, व्हाट इज द क्यू पी, थिंक अबाउट इट, व्हाट इज क्यू पी। जरा विचार कीजिए, ये देखिए, ये जो पॉइंट यहां पर होगा टी, पीटी विल बी परपेंडिकुलर टू दी वाई एक्सिस फ्रॉम टॉप, है ना, ये परपेंडिकुलर होगा भैया। क्या होगा, ये देखो क्यूबाइड बन गया, ये जो है परपेंडिकुलर है,
PT is the perpendicular to y axis from top of the वेक्टर A, PT की लेंथ को हम अगर AY बोल दें, जो लेंथ PT की होगी वही लेंथ PQ की भी होगी, ध्यान दीजिएगा, जो लेंथ PT की होगी वही लेंथ PQ की होगी, तो PQ को हम AY हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे जरा देखिए वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है हमको, देखिए OP वेक्टर इक्वल टू लिखा क्या जाएगा, OP वेक्टर इक्वल टू लिखा जाएगा OQ की मतलब AXI कैप प्लस AZK कैप, एंड QP का मतलब क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, किसका, QP का मतलब है AYJ कैप, क्या, AYJ कैप। ओवरऑल इसको हम अगर सही तरीके से लिखें तो क्या लिखा जा सकता है, OP का मतलब है वेक्टर A इज इक्वल टू आ गया AXI कैप प्लस AYJ कैप प्लस AZK कैप। कल हमने कहा था ना, आप AXI कैप AYJ कैप अच्छे से पढ़े हुए हैं तो आप उसी में AZK कैप आगे ऐड कर लीजिए, 3D में हो जाएगा। आपने कहा सर आप डायरेक्ट फार्मूला बता दिए, कैसे आया ये तो पता ही नहीं, तो आज मैंने बता दिया ना। बातें क्लियर हैं, देख लीजिए अच्छे से। क्या बताया मैंने, कहा ड्रॉ ए परपेंडिकुलर PQ टू द XZ प्लेन, फुट Q is in plane XZ. Draw perpendicular QR and QS to the X axis and Y axis. Join P and R, P and S. These will be perpendicular to the X axis and Y X axis and Z axis from point P. इधर वाले को मैंने ज्वाइन नहीं किया, बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो जा रहा था, लेकिन चलिए कर ही देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने कहा एक काम करते हैं, OP को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं देखते हैं। तो हमने क्या किया कि भाई इस पर XZ एक्सिस पे परपेंडिकुलर Q है, तो वही जरा विचार कीजिए, XY एक्सिस पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये नहीं कर दीजिए, PQRSTU, PU is the perpendicular from top of vector to the XY plane। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही U से जो है हमने परपेंडिकुलर ऑन Y एक्सिस डाल दिया, परपेंडिकुलर ऑन X एक्सिस डाल दिया, ये परपेंडिकुलर जहां पे मीट किए वहां से पॉइंट को मिला दिया, तो जो मिलेगा ये परपेंडिकुलर बनेगा, क्या बनेगा, PR इज द परपेंडिकुलर टू X एक्सिस, PT इज द परपेंडिकुलर टू Y एक्सिस फ्रॉम द पॉइंट P। ओवरऑल आते हैं रिप्रेजेंटेशन पर। मैंने कहा पैरेललोग्राम लॉ से OQ इज द रिजल्टेंट ऑफ OR एंड OS, जो कि यहां पे लिखा OR एंड OS, OR को AXI कैप एंड OS को AZK कैप लिखा गया बिकॉज अलोंग Z एक्सिस है। फिर ट्राइंगल OQP लिया गया, OP विल बी रिजल्टेंट ऑफ OQ एंड QP, ट्राइंगल लॉ से आप लोग जानते हैं। मैंने कहा बस ये QP की बात है, QP को हम AY लिखेंगे बिकॉज यहाँ भी हम AY लिख रहे हैं, हाइट दोनों, ये भैया जो क्यूब है ना, क्यूब की हाइट एक यहाँ से मेजर कर सकते हैं, यहाँ से मेजर कर सकते हैं, यहाँ से मेजर कर सकते हैं, यहाँ से 4 जगह से मेजर कर सकते हैं, और चारों जगह पे ये हाइट कितनी आएगी, AY ही आएगी। ये AY है चूंकि अलॉन्ग Y एक्सिस है, इसलिए इसकी जगह पर हम AYJ कैप लिखे, क्रम से लिख जाते हैं XI कैप AYJ कैप प्लस AZK कैप मिल गया। कंपोनेंट्स के टर्म्स में आइए इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू लेकर आते हैं, है ना। लास्ट डे तो मैंने आपको बता दिया था, आप लिख लीजिए √A² प्लस AX² प्लस AY² प्लस AZ², बट ये आया कैसे, तो वही बात यहां पे फिर से देख लीजिए। इन राइट एंगल ट्राइंगल ORQ, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या नाम बताया मैंने, ORQ, जहां पे एंगल R क्या है, एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा? ओ क्यू इज द हाइपोटेनस, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, तो आएगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, मीन्स ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर की वैल्यू है ए एक्स एंड आर क्यू की वैल्यू है ए जेड टू द होल स्क्वायर। आई बात सुन, वेरी सिंपल। ओ आर क्यू में ये ए जेड ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये दो की बात हो गई। आइए ये ट्रायंगल लेते हैं ओ क्यू पी, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अगेन इन अ राइट एंगल ट्रायंगल क्या नाम बताया? ओ क्यू पी, ओ क्यू पी, जहां पे कौन सा एंगल 90 है? एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री है कि नहीं? बताया था ना, सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ये सरफेस है एक्स जेड प्लेन है ना, यहां पे ये लाइन ओ क्यू ऐसे है और जो QP है, जो QP ऐसे है ना, तो इन दोनों के बीच में एंगल 90 है कि नहीं? ध्यान से देख लो, ये लाइन ओ क्यू है और ये लाइन QP है, इनके बीच में एंगल 90 है ना, और OP तो ये है, तो भैया यहां पे हो जाएगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर। OP स्क्वायर का मतलब है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड A स्क्वायर और OQ स्क्वायर का मतलब है AX स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर एंड प्लस QP स्क्वायर का मतलब है AY स्क्वायर। ए स्क्वायर या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और इसको क्रम से लिखते हुए क्या, AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर है ना भैया, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं सर ऐसा कि जब इधर का स्क्वायर हटाएं तो उधर का भी हटाइए ना। नहीं, इधर तब हट सकता है जब होल स्क्वायर होता है। कुछ लोग गलतियां करते हैं, कॉपी चेक करते वक्त ऐसा मिलता है देखने को, इसलिए कहा जा रहा है केयर कीजिए, होल स्क्वायर रहेगा तो ही स्क्वायर रूट गायब हो सकता है, बाकी एज इट इज लिखा जाएगा। तो ये बात आ गई ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इन इट्स कंपोनेंट्स आपने फाइंड कर लिया। आइए कुछ और भी रिलेशंस हैं, जिसे डायरेक्शन कोसाइंस कहा करते हैं, और डायरेक्शन कोसाइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिला करते हैं, इसलिए आइए उस पर बात करते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको, नोट्स बनाते चलिए आप लोग, क्योंकि नोट्स नहीं बनाएंगे तो आज सुनेंगे कल भूल जाएंगे। नोट्स बनाएंगे, एक बार अपना लिखा हुआ अपनी कॉपी में होगा, दोबारा कभी भी देखेंगे इजीली समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। आइए बात करते हैं इसी लाइन की जिस वेक्टर की शुरुआत में हमने बात करी। ये लाइन माना कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो है अल्फा, बीटा एंड गामा। एंगल मेड बाय दिस ओपी विद एक्स एक्सिस इज अल्फा। क्या? अल्फा। ध्यान दीजिए, ओपी, ये ओपी ऐसे है ना, मैंने बताया था ओपी ऐसे है, जेड एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस ये है, ये ओपी है, ये पॉइंट पी है। पॉइंट पी से जो एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया वो ऐसे है, ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है आपको। हाँ ठीक, कहेंगे सर आप तो पूरा कवर कर ले रहे हैं, ये देखिए अब दिखाई दे रहा है। हाँ? ये पॉइंट पी है ना, हाँ? पॉइंट पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया गया, तो ट्राइंगल जो बन रहा है ओ आर पी, ऐसे ओ आर पी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ आर पी, कहेंगे सर कैसा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ओ आर पी बताया ना, ये आर राइट एंगल 90 है, पी से एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर है, 3D में है, इसलिए हमको क्लियर उतना दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे जो बना है वो 90 बन जाए, दिखाई दे। हाँ ये अल्फा है, हाइपोटेनस कौन है? ओपी ना है,
फिर से दिखा दूं आपको, देखिए पता नहीं, ये जेड एक्सिस है, ये ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो एंग है ना, ये परपेंडिकुलर है और एक्स एक्सिस बेस है, तो ये हाइपोटेनस हुआ ना। तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो कॉस अल्फा लेते हैं, क्या कॉस अल्फा इक्वल टू बेस, बेस मतलब ओ आर अपॉन हाइपोटेनस मतलब ओपी। तो आ गया ए एक्स बाई ए, क्या आ गया ए एक्स बाई ए। ऐसे ही इन राइट एंगल ट्राइंगल, मैं शॉर्ट में इसको आर ए लिख रहा हूं, राइट एंगल ट्राइंगल ओ टी पी, क्या ओ टी पी कहेंगे सर, कैसे कैसे राइट एंगल है ओ टी पी, इसमें जो एंगल टी है वो राइट एंगल है ओ टी पी, और वाई एक्सिस के साथ ओपी के द्वारा बनाया गया एंगल बीटा माना जाएगा। तो कॉस बीटा इक्वल टू बेस, बेस मतलब है ओ टी, क्या ओ टी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब हुआ यही ओपी मीन्स ए वाई अपॉन ए। टूडे में आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हो, काय एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए ना, हाँ अल्फा बना तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस आया था ना, वही काम है। फिर राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्या ओ एस पी, ओ एस पी, ठीक, क्या है ओ एस पी। एंगल एस इज राइट एंगल, एंगल एस इक्वल टू 90 है, देखिए ये वाला एंगल। और वेक्टर ओपी का जेड एक्सिस के साथ बनाया गया जो एंगल है वो गामा मान लिया जाता है। तो आ गया कॉस गामा इक्वल टू बेस ओ एस अपॉन ओपी मीन्स ए जेड अपॉन ए। मीन्स एक बात निकल के आई, इफ अल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल made by vector A with x, y and z axis respectively, then cos alpha, cos beta and cos gamma are known as its direction cosines, and represented by DCs, okay, and represented by L, M and N respectively, ओके। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को डायरेक्शन को साइंस करते हैं और इनको क्रमशः L, M, N से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स कॉस अल्फा को हम L से, कॉस बीटा को M से, कॉस गामा को N से रिप्रेजेंट किया करते हैं। तो दीज आर द डायरेक्शन को साइंस ऑफ द वेक्टर। कोई वेक्टर ए है जिसके कंपोनेंट्स गिवन हैं तो डायरेक्शन को साइंस आराम से निकाल सकते हैं, ओके। आइए रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन को साइंस फाइंड करते हैं, है ना। रिलेशन एमंग डायरेक्शन को साइंस, जरा आप देखिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मतलब हुआ कॉस स्क्वायर अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, है कि नहीं। अब कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब हुआ ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बीटा का मतलब हुआ ए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मतलब हुआ ए जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तीनों का बेस सेम है, होल अपॉन ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और अभी अभी आपने फाइंड किया हुआ था ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर मीन्स होता है ए स्क्वायर। वैल्यू कितनी आ गई 1 मीन्स सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज ऑलवेज 1 फॉर ए गिवन वेक्टर या फॉर एनी वेक्टर sum of square of its direction cosines is always equal to 1। ये तो cos में सारा रिजल्ट है, जरा आप इसको साइन में कन्वर्ट कीजिए तो देखिए तब क्या निकल के आता मीन्स साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है। कहेंगे सर क्या वो भी कोई रूल है? नहीं, वो एक क्वेश्चन बना करता है अक्सर आपके यूनिट टेस्ट या फिर बोर्ड एग्जाम आपके हुआ करते तो उसमें क्वेश्चन आ जाता है कि प्रूव दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। आपको तो ये पता होता है कि आपने वो नहीं किया था, आपको क्या पता, तो हम कहें वो भी आप कर सकते हो। देखो अभी क्या फाइंड किया हुआ है आपने, अभी आपने फाइंड कर लिया है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। आप इसको साइन में कन्वर्ट कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 हो गया। 3 माइनस माइनस कॉमन कर लीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। 1 को लेफ्ट ले जाइए, साइन को राइट ले जाइए, आएगा 3 माइनस 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो क्या आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू आ गया 2। यही प्रूव करने के लिए अक्सर आपसे पूछ दिया जाता है ना, तो मीन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 आ जाएगा। पिछले दिन भी मैं आपको बता दिया था, आज एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर वेक्टर कोई 2 वेक्टर दिए हुए हैं कंपोनेंट के फॉर्म में तो आप उनको ऐड कैसे करेंगे। एडिशन ऑफ वेक्टर इन कंपोनेंट फॉर्म, एडिशन ऑफ ए वेक्टर ऑफ वेक्टर्स इन कंपोनेंट फॉर्म। क्या वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। वेक्टर बी इज इक्वल टू दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आप इनको ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली जो है ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू लिखेंगे, आई कैप कॉमन हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स मीन्स एक्स कंपोनेंट के को एक साथ ऐसे ऐड कर लीजिए डायरेक्टली, प्लस वाई कंपोनेंट्स को जोड़ लीजिए, ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट्स को आप ऐड कीजिए, ए जेड प्लस बी जेड के कैप। ओके स्टूडेंट्स, सीधे आप कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस, कंपोनेंट्स अलोंग वाई एक्सिस एंड कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस को आप सीधे सीधे आप जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए। अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो उसमें भी यही कहानी आप लेंगे, ए माइनस बी वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई माइनस बी वाई जे कैप प्लस ए जेड माइनस बी जेड के कैप। सब्ट्रैक्ट करना तो सीधे सीधे माइनस कर लिया आपने। मैग्नीट्यूड निकालना है तो कहानी में आपको बता ही चुका हूं, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के कैप स्क्वायर। कुछ लोग कहते हैं सर ऐसे नहीं समझ में आएगा, बताइए। मीन्स रिजल्टेंट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी
मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट यही ax प्लस bx आई कैप नहीं होल स्क्वायर यहाँ पर रहेगा प्लस ay प्लस by टू द होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k कैप क्या है az प्लस bz टू द होल स्क्वायर। इस तरह से मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। कहेंगे सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हैं कि ये जो वेक्टर आया हुआ है एक्स एक्सिस के साथ वाई एक्सिस के साथ या जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है कैसे निकालेंगे कि एंगल निकालने के लिए आपको डायरेक्शन कोसाइंस की हेल्प लेनी पड़ सकती है। कॉस अल्फा इक्वल टू एक्स कंपोनेंट मीन्स ए एक्स प्लस बी एक्स अपॉन आर इट्स मैग्नीट्यूड। कॉस बीटा इक्वल टू वाई कंपोनेंट ए वाई प्लस बी वाई अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसे ही कॉस गामा इक्वल टू ए जेड प्लस बी जेड अपॉन आर ये कर सकते हैं। या अगर आपको दो एंगल पता हो गए अल्फा और बीटा अगर आपको पता हो गया गामा पता करना तो आप ये फार्मूला यूज करने के बजाय आप यूज कर सकते हो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। मीन्स एक वेक्टर के लिए बोल दिया गया कि एक्स एक्सिस के साथ समथिंग एंगल 60 बना रहा है वाई एक्सिस के साथ 120 बना रहा है तो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा तो आप कैसे निकालोगे। आप सीधा ये करोगे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 लिखोगे और सॉल्व कर दोगे गामा की वैल्यू आ जाएगी है ना। तो दो एक्सिस के साथ अगर एंगल आपको पता हो गया तीसरा एक्सिस के साथ अगर आपको एंगल निकालना है तो इसका मतलब आपको ये नहीं करना कि उनका सम इक्वल टू 360 कर दे उनका सम इक्वल टू 180 ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए आपको सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है कंपोनेंट की बातें थोड़ा क्लियर हुई होंगी। एक दो एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताऊं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आइए एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे माना कि कोई वेक्टर गिवन है ए इक्वल टू 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और दूसरा वेक्टर गिवन है 4j कैप माइनस k कैप। आपको वेक्टर a प्लस बी फाइंड करना है एंड वेक्टर a माइनस वेक्टर b फाइंड करना है ना। कैसे करेंगे कहेंगे सर इसमें तो 3 है इसमें 2 ही है प्रॉब्लम है। कौन नहीं है आई नहीं है ना आई नहीं तो आई कैप का कोफिशिएंट 0 बना दो। ऐसे वेक्टर b इक्वल टू लिखा जा सकता है 0i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। अब ऐड करो आराम से वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू आई कैप के कोफिशिएंट कौन कौन है 4 एंड 0 4 प्लस 0 आई कैप j कैप में कौन है -2 साइन के साथ लेना है ध्यान दीजिएगा यहां प्लस ही लगाना है साइन के साथ -2 और यहां पे j कैप का कोफिशिएंट +4 j कैप प्लस यहां पे k कैप का कोफिशिएंट क्या है 3 यहां पे -1 है ना -1 k कैप। आप इनको सॉल्व कर देंगे तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b जो आएगा 4i कैप माइनस सॉरी प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a एंड a प्लस बी इक्वल टू अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट है 4 प्लस कोफिशिएंट ऑफ j कैप 2 स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k कैप अगेन 2 स्क्वायर अंडर रूट 16 प्लस 4 इक्वल टू अंडर रूट 24 2 अंडर रूट 6 भी लिखा जा सकता है। वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड आपको मिल गया। ऐसे ही अगर आपको a माइनस बी करना है तो मैं a माइनस बी डायरेक्टली कर देता हूं a माइनस बी। देखिए 4 में से 0 निकाल देंगे तो बचेगा 4i कैप -2 -4 आ जाएगा -6j कैप 3 माइनस अगेन माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा +4k कैप। इसका मैग्नीट्यूड आप आसानी से निकाल सकते हैं।
और मैग्नीट्यूड निकल जा रहा है तो आप डायरेक्शन कोसाइन से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं मुझे लगता है आपको क्लियर हो गई हैं। अब ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। अब जैसे कि कभी कभार क्वेश्चन दे देता है व्हाट शुड बी एडेड टू जे कैप माइनस के कैप टू ऑब्टेन 3i कैप माइनस j कैप, what should be added? to j कैप माइनस k कैप to obtain this। अब क्वेश्चन ऐसा मिलता तो आप क्या करोगे? ऐसा मिलता तो आप सीधे सीधे इसमें क्या ऐड किया जाना चाहिए आपको नहीं पता है तो आप मान लो वेक्टर a ऐड किया जाना चाहिए। क्या ऐड किया जाना चाहिए? वेक्टर a आप कर लीजिए, लेट्स दिस इज वेक्टर a विच इज एडेड टू j कैप माइनस k कैप टू ऑब्टेन 3i कैप माइनस j कैप। इस वेक्टर में वेक्टर a को ऐड कर दिया गया तो हमें ये वेक्टर मिल जाएगा, ऐसा मान लिया। अब हमें वेक्टर a की वैल्यू निकालना है तो इसको राइट साइड ले जाएंगे। वेक्टर a इक्वल टू हो जाएगा 3i कैप माइनस j कैप। अब ये इधर आएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस j कैप, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। a वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे लगता है ये बात भी आपको क्लियर हो गई कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करेंगे। वेरी सिंपली जो पूछ रहा है उसको एक नया वेक्टर मान लीजिए, सॉल्व कर दीजिए। और किसी सम ऑफ वेक्टर्स को या डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स को कंपोनेंट फॉर्म्स में रिजॉल्व करके कैसे सॉल्व करेंगे लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना, कंपोनेंट के टर्म में वेक्टर को रिप्रेजेंट करना और कंपोनेंट्स में दिए गए वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना, किन्हीं वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके उनके सम या डिफरेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये सारी बातें आप लोग सीख गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स यानी प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स बताएंगे, जो दो तरह का होता है, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। दोनों बातें मैं आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए, नोट्स बनाते चलिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए और हमारे द्वारा बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में आप डिस्कशन करते चलिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।